मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ाऊँगी। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो उसको हम हिंदी में दीर्घबीजाणु जनन कहते हैं। दीर्घबीजाणु जनन जो होता है उसमें गुरुबीजाणु का निर्माण होना दीर्घबीजाणु जनन या फिर गुरुबीजाणु जनन कहलाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है वो मादा युग्मक की तरह कार्य करता है, यानी कि फीमेल गैमेट्स की तरह कार्य करता है। ये मादा पुष्प के मादा भाग यानी कि जायांग के अंतर्गत होता है। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो किसका स्ट्रक्चर है, जायांग का। ओके, माइक्रो का यूज़ मेगा का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, फीमेल पार्ट्स के लिए, और माइक्रो का यूज़ हम लोग करते हैं मेल पार्ट्स के लिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका मेल पार्ट्स बता दिया था। अब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर आप इसके अंदर देख रहे हो वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के अंदर एक कोशिका होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका यानी कि हाइपोडर्मल सेल। ये अधोस्तरीय कोशिका जो होती है वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर दो कोशिका में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं बीजाणु जनन कोशिका। नेक्स्ट बोलते हैं भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका का कोई कार्य नहीं होता। अब हम यहाँ बात करते हैं बीजाणु जनन कोशिका की। बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है, बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। देखिए कैसे, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है वो बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करती है। फिर इस वाली जो बीजाणु जनन कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या करती है, एक सेल विभाजित होकर के 4 कोशिका का निर्माण करती है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक कोशिका शेष बचती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं अगुणित गुरु बीजाणु। यानी कि जो एक कोशिका रह जाती है जिससे हम गुरु बीजाणु बोल रहे हैं वो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, यानी कि क्रियाशील रहता है। अब क्या होता है, इसकी एक सेल्स में समसूत्री विभाजन होता है और ये 2 कोशिका में डिवाइड हो जाता है। एक कोशिका कहाँ चली जाती है, निभाग की ओर, दूसरी कोशिका चली जाती है बीजांडकाई की ओर। फिर इन 2 कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, 4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, 2 कोशिकाएं निभाग की ओर चली जाती हैं और 2 कोशिकाएं बीजांडकाई की ओर चली जाती हैं। अब इन 4 कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है और कितनी कोशिका बना लेता है, 8 कोशिकाएं बना लेता है, जिसमें से 4 बीजांडकाई की ओर रहती हैं और 4 ही कोशिका निभाग की ओर होती हैं। अब क्या होता है, सेल का अरेंजमेंट होता रहता है, सेल्स जो होती हैं वो उनका अरेंजमेंट होता रहता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है आपका, कि इसमें से एक सेल्स आती है, एक निभाग की ओर से आती है और एक कहाँ से आती है, बीजांडकाई की ओर से। यानी कि 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो एक आती है यहाँ से और एक आती है नीचे से। ये बन जाता है हमारा कि 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो एक आती है यहाँ से और एक आती है नीचे से। ये बन जाता है हमारा क्या, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, क्या बन जाता है, द्वितीयक केंद्रक। अब कितनी रह गई हमारे पास में, 6 रह गई। 3 ऊपर रह जाती हैं भ्रूणकोश में, 1 2 3, और 3 ही नीचे रह जाती हैं। तो इन तीनों को हम क्या कह देते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली तीनों कोशिकाओं में से बीच वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और ये जो अंड कोशिका होती है वो मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। साइड वाली दोनों कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। तो बीच वाली जो अंड कोशिका होती है वो मादा युग्मक की तरह कार्य करती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। थैंक्स।